हेलो स्टूडेंट्स। तो अब हम आ चुके हैं क्लास 9th के हिस्ट्री चैप्टर 1 द फ्रेंच रिवॉल्यूशन के लेक्चर 2 पे। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था कि फ्रांस की कैपिटल सिटी पेरिस में 14 जुलाई 1789 को 7,000 लोग इकट्ठा हुए थे। इसके पीछे का कारण ये था कि वहाँ के राजा ने लगभग वहाँ के ट्रूप्स को फ्रांस के कैपिटल सिटी में जाने का आदेश दिया था। सबसे बड़ा बात तो ये था कि इन लोगों को एक अफवाह भी मिली थी कि वहां के लोग जहां भी मिल जाए देखते ही गोली मार देना। इसलिए ये लोग वहां इकट्ठा होकर सबसे पहले गवर्नमेंट बिल्डिंग को एक एक करके ढूंढना शुरू कर दिया ताकि वहां छुपाए हुए आर्म्स को ढूंढ सके, निकाल सके। उसके बाद ये लोग वहां के ईस्टर्न साइड बस्टाइल प्रिजन, वहां के राजा का एक पावर का प्रतीक था, उसके तरफ मूव किए। वहां जाने के बाद वहां के कमांडर को मारकर उस प्रिजन को ढूंढा। वहां ढूंढने के बाद 7 कैदी उसमें बंद थे, उनको रिलीज भी बाहर करा लिया। उसके बाद उस प्रिजन को तोड़ दिया, स्टॉर्म कर दिया। इसके पीछे का कारण ये था कि वहां के अधिकतर लोग ये चाहते थे कि चूंकि ये वहां के राजा का पावर का प्रतीक है, अगर ये टूट जाए तो राजा की पावर कहीं ना कहीं ऐसा प्रतीत होगा कि टूटी हुई है, कमजोर हो गई है। तो इसलिए उसे जलाया, तोड़ा, और तोड़ने के बाद उसके छोटे से छोटे टुकड़े को भी उन लोगों के बीच बेच दिया जो इनके बर्बादी का कामना करते थे। ये हम लोगों ने पढ़ा था लेक्चर फर्स्ट में। अगर ये आपको बेहतर तरीके से देखना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप इसके नीचे जाएं और इस वीडियो को देख लें। अब हम आते हैं आज के क्लासेज में। आज की क्लासे हम रिप्लाई करेंगे, पढ़ेंगे, जहां से हमने पिछले क्वेश्चन आपको देके गया था कि आखिर ये क्यों हुआ, क्यों इकट्ठे हुए लोग फ्रांस में, क्यों राजा ने ट्रूप्स को भेजा, आखिर ये सब लोगों ने बिल्डिंग को क्यों तोड़ा, इसके पीछे की क्या कारण थे। तो इन सभी चीजों को पढ़ने के लिए हमने कहा था कि हमें पढ़ना होगा पूरा चैप्टर। तो पहला हमारा टॉपिक है फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग लेट 18th सेंचुरी। इसमें हमें ये जानना है, सबसे पहले हमको ये जानना है कि 1774 में बॉर्बन फैमिली से आने वाले लुई 16 को राजा बना दिया गया था। उस समय इनकी उम्र 20 साल थी। राजा बनने के बाद इन्होंने ऑस्ट्रिया की एक रानी मैरी एंटोनेट से शादी कर। जब ये राजा बने तो वहां देखा कि एक अलग तरीके का ही प्रॉब्लम था। वहां की ट्रेजर जो थी, खजाना जो थी, वो खाली थी। और इसके पीछे कारण ये था कि लुईस 14 और लुईस 15 लगभग 7 साल वार लड़े हुए थे, और लुईस 14 भी फॉरेन अफेयर्स और फॉरेन वार्स के तौर पे काफी टाइम इन्होंने बिताया था। तो ये जो लॉन्ग वार था ना, ये फ्रांस के सोर्सेस को ड्रेन कर दिया। उसके बाद हम लोगों ने ये देखा कि जैसे ये राजा बने, एक चैलेंजेस ये आया कि वहां ये आपके अमेरिका की कॉलोनीज से वार चल रही थी ब्रिटेन से। अब ब्रिटेन फ्रांस का पुराना दुश्मन था। तो लुई 16 क्या किए कि अमेरिकन कॉलोनीज का हेल्प किया, और हेल्प करते समय आप कह सकते हैं कि इन्होंने हेल्प इसलिए किया क्योंकि ब्रिटेन फ्रांस का दुश्मन था और ब्रिटेन की लड़ाई हो रही थी अमेरिका की कॉलोनीज से। और अमेरिका क्यों लड़ रहा था? क्योंकि वो उससे इंडिपेंडेंट होना चाहता था, अपने आप को आजाद करना चाहता था। तो इसमें फ्रांस ने हेल्प किया। इसके अलावा फ्रांस की एक पैलेसेस थी वर्सलीज, जिसे पैलेसेज ऑफ वर्सलीज कहा जाता है, जो काफी आप बोल सकते हो कि काफी खर्चीला थी। हमने बताया क्यों कर्ज हुआ, ये बताया। अब हम आगे आते हैं कि सरकार अगर होती है तो सरकार चलाने के लिए कुछ रेगुलर खर्च होते हैं, रेगुलर एक्सपेंस होते हैं, जैसे कि आर्मी मेंटेन करना, कोर्ट मेंटेन करना, यूनिवर्सिटीज मेंटेन करना, इन सभी चीजों को देखना। तो अब इन्हें भी चलाने के लिए हमें पैसे चाहिए। तो सरकार के पास सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन थी कि वो अब टैक्स बढ़ा लेगी, तो शायद ये जो खर्च था ये मेंटेन हो सके। क्योंकि 2 बिलियन से लेवरेज ज्यादा जो खर्च था, 2 बिलियन लेवरेज से ज्यादा, वो 10% पे था। 10%, जी हाँ 10%। एंड यू नो वेरी वेल 10% कितना बड़ा हो। 100 रुपीज को 10% काउंट करोगे तो 10 रुपया। और 1 बिलियन लेवरेज को तुम देखना चाहोगे इंडियन रुपीज में तो 100 करोड़ होता है। बाकी आप मुझसे तेज हो, आप यहां से कैलकुलेशन करके निकाल सकते हो कि सरकार
मंथली कितना लोन देती थी, इंटरेस्ट देती। तो अब सरकार के पास यही ऑप्शन था कि वो टैक्स बढ़ाए। चलो टैक्स बढ़ाए, इसके पहले हम थोड़ा सा नॉलेज लेंगे फ्रेंच सोसाइटी के बारे में कि आखिर फ्रेंच सोसाइटी में किस तरीके के लोग रहते थे, क्या ये टैक्स बढ़ाने की स्थिति थी या नहीं थी। तो फ्रेंच सोसाइटी वॉज डिवाइडेड इंटू 3 कैटेगरी। फर्स्ट ई एस्टेट, सेकेंड ई एस्टेट एंड थर्ड ई एस्टेट। ई एस्टेट एक पॉलिटिकल बॉडी हो। फर्स्ट ई एस्टेट में कलर्जी लोग थे, जो लोग स्पेशल फंक्शन करते थे चर्च में। सेकेंड ई एस्टेट में नोबिलिटी थे, जो फैमिली ऑफ किंग बोल सकते हो, क्योंकि वो लोग अपर कास्ट के और अपर कैटेगरी के लोग आते थे। मतलब ये कह सकते हो कि फर्स्ट ई एस्टेट कलर्जी जिनको स्पेशल फंक्शन मिला हुआ था चर्च का। सेकेंड ई एस्टेट जो फैमिली या अपर सेक्शन में आने वाले लोग, जो सरकार के फैमिली के बराबर। थर्ड ई एस्टेट कॉमन पीपल, पीजेंट्स, आर्टिस्ट। ये 3 लोग 3 तरह से बटे हुए। थोड़ी सी जानकारी और इकट्ठा करें तो आपको बता सकते हैं कि थर्ड ए स्टेट में जो लोग थे कॉमन पीपल, उनकी जनसंख्या थी 90% और 10% में ये दोनों। यही नहीं, थर्ड ए स्टेट वालों को 90% पॉपुलेशन होने के बाद भी जो संपत्ति का होल्डिंग था वो 40%, जबकि इन दोनों को 10% होने के बाद भी संपत्ति का जो होल्डिंग था वो 60%। अब रही बात कि टैक्स कौन देगा, तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली तुम कह सकते हो कि जो थर्ड एस्टेट वाले लोग थे वो टैक्स देते। टैक्स 2 तरह का देते। एक तो टैक्स चर्च पावर वाले को, जो कलर्जी लोग थे, इनको देते थे, और एक टैक्स देते थे ये लोग सरकार को। तो ये लोग जो टैक्स कलर्जी को देते थे उसे टाइथ कहा जाता, और जो लोग सरकार को देते थे उसे टाइल कहा जाता। ये लोग जो टैक्स कलर्जी वाले को या नोबिलिटी इन सेक्शन को देते थे, जितना प्रोडक्शन होता था उसके 1/10 देना पड़ता था। अगर 100 kg हुआ है तो 1/10 मतलब 10 kg ये लोग टैक्स के रूप में अपर सेक्शन वाले को देते थे। हाँ, एक याद रखना है कि अपर सेक्शन वाले को, जो कलर्जी और नोबिलिटी थे, इनको क्या बोल सकते हो, उसको जागीर में मिला हुआ था, बाय बर्थ मिल जाता था कि आप जन्म लेते लेते कि भाई तुम्हें टैक्स नहीं देना, आसानी से आओ, मस्ती से एंजॉय करो और अपनी जिंदगी निभाओ। मरने दो जो मर रहे हैं हमारे थर्ड एस्टेट पर। मतलब इस बार भी अगर सरकार टैक्स बढ़ाती तो सिर्फ टैक्स देना पड़ता थर्ड एस्टेट वालों को। यही नहीं, यहाँ के थर्ड एस्टेट वालों को छोटे छोटे चीजों पे टैक्स देना पड़ता था, जैसे नमक, सॉल्ट, टोबैको। ये रेगुलर चीज होते हैं एंड एवरी पर्सन नीड्स इट। इसकी जरूरत होती है अधिकतर तौर पे। नमक की जरूरत होता ही है, टोबैको हो या ना हो, और इन चीजों पे उन्हें टैक्स देना पड़ता था वहां की सरकार को। और उसके बाद भी सरकार यहाँ टैक्स बढ़ाने की सोची। तो कुल मिला के तुम कह सकते हो कि सर, यहाँ की स्थिति सिर्फ और सिर्फ डिपेंडेंट थी हमारे थर्ड एस्टेट वालों। थर्ड एस्टेट वाले ही रिस्पॉन्सिबल थे टैक्स देने के, और सरकार जो चलती थी इस थर्ड एस्टेट वालों के मेहनत से भी चलती थी। यही नहीं, इस थर्ड एस्टेट वाले एक फ्यूडल प्रिविलेज सिस्टम के अंतर्गत आते थे। मतलब जो लॉर्ड होते थे उनके प्रत्येक कामों को देखना, उनके घर में सर्विस करना, आर्मी में जरूरत पड़ा तो सेवा देना, सब चीज हर काम दिया जाएगा थर्ड एस्टेट वालों के द्वारा, और टैक्स भी दिया जाएगा। तो आप समझ सकते हो ये डिवीजन था फ्रेंच सोसाइटी का। ठीक है, हम अगले वीडियो में मिलेंगे। दिस मच फॉर टुडे। बहुत ही जल्द हम इसका अगला वीडियो अपडेट करेंगे। थैंक यू।